तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की मांग देखेंगे। तो इस श्रृंखला में पाकिस्तान की मांग कब से शुरू होती है और क्या क्या होता है, थोड़े से में है, समझते हैं जल्दी। तो मुस्लिमों के लिए प्रथम बार जो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल इसकी अध्यक्षता करते हैं, उसमें होता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक मतलब होमलैंड पृथक देश। प्रथम बार इसका जो अभिव्यक्ति मतलब इसकी प्रस्तुति हुई 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इकबाल करते हैं, वो देख लिए हम लोग। और जबकि पाकिस्तान शब्द का नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। और सर्वप्रथम जो ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, नाउ और नेवर, एक पम्पलेट निकाला था, उसका नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लीव फॉर पेरिस फॉर एवर। इसमें निकाला था, किसमें निकाला था? नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉर एवर। ठीक, इस ऐसा पम्पलेट निकाल के वितरित किया था, इसमें लिखा था, ये लिखा है 1933 में पम्पलेट निकाला था चौधरी रहमत अली ने। फिर आपका क्या होता है, 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, और ये जो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम देता है, वो जो ब्रिटिश भारत उस समय का जो 5 उत्तरी राजनीतिक इकाई थी, उत्तर पश्चिम में थे, उनके जो पहले 5 अक्षर थे, उनके राज्यों के पहले जो प्रथमाक्षर हैं उनको मिलाकर यह बताया था। एक जैसे इकाई में पंजाब थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, कश्मीर था, सिंध था, बलूचिस्तान था, इन सबको मिला के पाकिस्तान बना था। और फिर वही अब ये आ गया कि 22 मार्च से 24 मार्च तक 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करता है। और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग की जाती है, इसी में ये। ठीक, फिर जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक, 2 राष्ट्र की मान्यता हुई थी, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग हुई थी, लिखा है आपका। फिर आपका पाकिस्तान का जो प्रस्ताव प्रारूप था वो किसने तैयार किया था, कैसे ये आगे लिखा है, देखते हैं कि जब द्विराष्ट्र की मान्यता मिल गई लाहौर अधिवेशन में, तो सिकंदर हयात खान इन्होंने इस प्रस्ताव का प्रारूप को तैयार किया था। और फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को ये प्रस्तुत किया था। ठीक, और इसी तिथि की स्मृति में, इसकी मतलब 23 मार्च की याद में 1943 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। कब मनाया था? 1943 में। प्रस्तुत कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी पुस्तक है, उनकी पुस्तक के 352 नंबर पेज है, उस पर लिखा है कि इकबाल ने इनसे कहा था, नेहरू जी से इकबाल ने कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं नेहरू जी, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, उनको सलाह दी थी। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि 23 मार्च 1940 को यही है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया गया। और फिर 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने। बात ये थी कि 1919-20 के करीब जिन्ना से ये पूछा गया था एक भाषण के दौरान कि आप हिंदू मुस्लिम के एकता के समर्थक हैं, तो उन्होंने वही वक्तव्य में बोला था हाँ। तो उसी समय सरोजिनी नायडू ने इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल,
जिन्ना सदैव दाढ़ी रखते थे, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये गलत, ये इसमें ये गलत था, घटना चक्र वाले में ये गलत है। ठीक। फिर आपका 23 मार्च 1940 को ये जो पाकिस्तान का प्रस्ताव का अनुमोदन किया था वो खलीक उज़्ज़मा ने किया था। ठीक। अब इसकी पूरी स्टोरी ये है कि मतलब जिन्ना जब द्विराष्ट्र सिद्धांत का पारित हो जाता है तो क्या होता है कि देखें एक रूपरेखा तैयार किया किसने, सिकंदर हयात ने। फजलुल हक और खलीक उज़्ज़मा इन दोनों का भी तैयार करने में हाथ था, लेकिन ये जो अनुमोदन करते हैं जब, तो यही आपका जब ये विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ तो अनुमोदन कौन करता है, प्रस्ताव करते हैं आपके फजलुल हक, और उसका अनुमोदन करते हैं क्या नाम है यार इसका, खलीक उज़्ज़मा करते हैं, यही है इसका। ठीक। आगे देखते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यह आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। ठीक। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। अब देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। ठीक। तो हुआ ये कि अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आया तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह निर्णय लिया। तो और ब्रिटिश सरकार की जो भारतीय नीति थी उसकी नैतिक विरोध के प्रतीकात्मक ये अभिव्यक्ति रिप्रेजेंट करती थी, और ये लिखा है नैतिक विरोध का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही कहे जाते हैं पूछता है विनोबा भावे, और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरे भी पूछता है, तीसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगस्त प्रस्ताव आया कौन, मतलब वहाँ से आया था तो कौन था, ये लिनलिथगो, और तो लिनलिथगो उसमें हम लोगों का वायसराय था 1913, ये 36 से लेकर 43 तक रहता है, मतलब सबसे लंबा वायसराय का किसी का काल है तो लिनलिथगो का है। फिर उसके बाद आता है सर्वोदय शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था, महात्मा गांधी ने। और विनोबा भावे जी जो थे, गांधी जी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक। अगला है मतलब चैप्टर क्रिप्स मिशन 1942, मार्च 1942। अब क्रिप्स मिशन क्यों आया, क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, चल रहा था उस समय। जापान की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, उस शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो चीन था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, इन्होंने ब्रिटेन पे भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ाया। फिर उसके जिसके बाद स्टैफोर्ड कीप्स के नेतृत्व में भारत के लिए मिशन भेजा गया वार्ता करने के लिए। 1942 में मिशन भारत आया था। ठीक। ये आप देखे हैं इधर, और उस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल था। ठीक। तो होता ये है कि डोमिनियन स्टेट, डीएस लिखा है, जो ये जब स्टैफोर्ड मतलब क्रिप्स मिशन आया तो उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मतलब इसमें शर्तें थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये फिर संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को दिया जाएगा। फिर उसके बाद मतलब ये जब संविधान निर्माण होगा तो जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का स्थापना होगा, युद्ध के बाद स्थापना होगा। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि, इसमें निर्वाचित सदस्य, इसमें प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक। आगे देखते हैं। और तीसरा था कि अगर, ये तीसरा वाला है, अगर ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत अगर नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो वो वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अलग संविधान बनाने की भी आज्ञा दी जाएगी। फिर चौथा क्या होता है, चौथा ये होता है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय और ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा, ये रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की मतलब उपाधि मतलब कहा था, इसकी आलोचना की थी। और
ये लचीला संघ बनेगा क्योंकि प्रांतों का अलगाव और रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो ये लचीला संघ बनेगा। वायसराय वीटो पर यह वार्ता टूट गई और आपका क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। हाँ, ये देख लीजिए कि क्रिप्स मिशन के आधिकारिक, जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक, और आपका, और ये सब हम लोग देख लिए हैं कि मतलब संविधान बनाने का अधिकार मुस्लिम लीग मतलब वीटो का है। उसके बाद वायसराय कार्यकारिणी का विस्तार होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की सहायता करना पड़ेगा। माइनॉरिटियों के लिए सहमति के लिए बिल पास होगा। फिर कोई भी प्रांत अगर भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, क्रिप्स मिशन में है ये। फिर क्रिप्स का महत्व था, सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद भारतीय संघ की स्थापना होगी, डोमिनियन स्टेट देना था। महात्मा गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था, तो लिनिथगो को कहा था। सबसे लंबा कार्यकाल बताया था मैं कि 1936 से 43 तक इसी का रहता है। ठीक, क्रम याद कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा याद रहेगा। जैसे में कि पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया था कि कर्जन से याद रखिए, कर्जन 5 तक रहता है, 5 से 10 तक आपका मिनटो रहता है, मिनटों के बाद आता है हार्डिंग रहता है 10 से 16, फिर 16 से आपका 21 तक रहता है रीडिंग के बाद चेम्सफोर्ड रहता है, फिर रीडिंग आता है 21 से लेकर 26 तक रहता है, 26 में आ जाता है इरविन 31 तक रहता है, 31 में आ जाता है आपका वेलिंगटन आपका 36 तक रहता है, 36 से 43 तक रहता है लिनिथगो, फिर 43 के बाद आपका आता है वो वेवेल के बाद वो लास्ट बचते हैं आपके माउंटबेटन। ठीक, 43 के बाद 47 तक रहता है वेवेल, 46 तक। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति की बैठक होती है। उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है और इस बैठक में शामिल होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू और जे.एल. नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल साहब, फिर राजेंद्र प्रसाद जी, पट्टाभी सीतारामैया, जी.वी. पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद मोदी, सैयद महमूद और आपका आसिफ अली, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी, इन सभी ने इस बैठक में भाग लिया। भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव ये पारित हुआ। इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों किए थे? क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन कोई उस समय नहीं हुआ था, तो 40 से लेकर 46 तक लगातार 6 साल तक आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे लंबा आज़ादी से पहले कोई अगर कांग्रेस का इतना लंबा कार्यकाल किसी अध्यक्ष का था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का था। ठीक, तो फिर अब ये 7 से 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया गया था और ये ग्वालियर टैंक के अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। अब इसी में वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई थी। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की और इस आंदोलन में जो समर्थन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और पटेल साहब ने। पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और समर्थन किया था पटेल साहब। पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, समर्थन किया था पटेल साहब ने। फिर अब क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर के लागू करके जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे उन सबको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और गांधी जी को आगा पैलेस में कैद करते हैं। गांधी जी को, सरोजिनी नायडू भी उसी में थी, ये महाराष्ट्र में। ठीक, और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, सीतारामैया जी और जे.बी. कृपलानी जी, ये अहमदनगर किले में बंद थे। यहीं पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है नेहरू जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ बंद थे? तो पटना बागीपुर जेल में, उसी समय वहीं पे थे तो वहीं पे बंद कर लिया गया था। ठीक, फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत गांधी जी ने क्या क्या रिक्वेस्ट किया था उसको थोड़ा सा जल्दी जान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहें। घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब तक आज़ादी प्राप्त न हो जाए, तब तक वो अपने निर्णय पर दृढ़ रहें।
राजा महाराजा अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें, उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के हाथ में साथ जोड़ लें। ठीक। और गांधी जी ने इसमें कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इसका आशय है कि भारत को आज़ाद कराएंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। ठीक। जेपी नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। ठीक है, जेपी नारायण जी हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे और इन्होंने जब फरार हो गए थे तो ये अंडरग्राउंड अपना अंडरग्राउंड एक्टिविटी करते रहे। ठीक। फिर इसमें दिया था कि यह आंदोलन गांधी जी का नेतृत्व तो हुआ ही था, लेकिन पहले दिन 9 अगस्त को जब सब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो आंदोलन स्वतः स्फूर्त मतलब स्वतः संचालित हो जाता है। आंदोलन शुरू होने के पूर्व अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह स्वतः चलने लगता है। हिंसक आंदोलन रहता है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो बेवेल था। 1943 से 47 तक, 43 से 47 तक, हाँ तो भाई 43-47 तक तो जो हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे वो 40 से 45 तक वायसराय थे। सॉरी, पीछे मैं 46 बोल दिया था, 6 वर्ष, लेकिन 40 से 6 वर्ष थे, 40 से 45 वर्ष 45 तक थे। सबसे लंबा कार्यकाल था, 45 याद रखिएगा। ठीक। तो इसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी का जो जीवनीकार अमृतीय पत्रकार लुईस फिशर था और गुप्त रेडियो बम्बई से प्रसारण राम मनोहर लोहिया करते थे और रेडियो के संचालन में आपका उषा मेहता जी थी। ठीक। और अब देखिए क्या होता है कि जब प्रस्ताव पारित होता है तो इसका जो था हिंदू सभा लिखा, हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। याद रखिएगा, समर्थन नहीं किया था, क्रॉस किया होना, समर्थन नहीं किया था इन लोगों ने। ठीक। उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किसानों का काफ़ी लोकप्रिय आंदोलन रहा। समानांतर सरकार गठित की गई थी। यहाँ पे बलिया में चित्तू पांडे जी ने की थी। उसके बाद तामलुक मिदलापुर में जाति सरकार का गठन हुआ था। ये 42 से 44 तक रहा था। सतारा में भी गठित हुई थी। महाराष्ट्र में जो सतारा महाराष्ट्र है, यहाँ 43 से 45 तक भी वहाँ पे सरकार बनाई थी, स्वतंत्र समानांतर सरकार। सबसे लंबे समय तक वाई चौहान ने बनाया था, उन्होंने नाना पाटिल जी थे। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकारी, वही जो बताया हूँ कि त्यागपत्र न दें लेकिन आस्था बनाए रखें, सैनिकों अपने पद पर रहें लेकिन गोली न चलाएं। ये आप देखें। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में, तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में किया गया था। ऊपर देखें कि महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। फिर आप आगे देखते हैं, ये लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक नहीं था, मतलब कि बहुत पुलिस स्टेशन फूके गए थे, रेलवे स्टेशन फूके गए थे, तो इसको हिंसक ही कहेंगे, हिंसक नहीं कहेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा जो था ये लिखा था यूसुफ मेहर अली जी ने। करो या मरो का भी नारा ये गांधी जी ने इसे चर्चित किया था, पॉपुलर किया था। भारत छोड़ो आंदोलन उत्पन्न दंगे कहाँ ज़्यादा हुए थे, तो यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा हुए थे। हमारे यूपी बिहारी वाले एकदम चापे रगड़ के। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज एवं मुसलमान करीब आ गए थे। ये मतलब उनकी चाल भी थी, और जिन्ना चाहते भी, जब जिन्ना इसमें शामिल नहीं थे तो वो चाहते भी थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हम लोगों को अलग देश मिल जाए। और जिन्ना अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम किए और मुस्लिमों को दूर रखा था, मुसलमानों को दूर रखा था। अरुणा आसिफ अली, ये लिखा इसमें, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। गुप्त सूचनाएं पहुंचाती थी, लोगों को एकत्रित करती थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब बाद द वे आउट पैम्पलेट राजगोपालचारी जी जारी करते हैं और मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस के बीच संवैधानिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन रूबिकान चलाने का अंग्रेजों ने एक फैसला लिया था। आगा पैलेस में महात्मा गांधी जी की तबीयत खराब होती है, महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे रहते हैं गतिरोध को दूर करने के लिए। तो ये क्या हुआ था कि अंग्रेज जब गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तो ये
ये कोड वर्ड दिया था ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक, और गांधी जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण 6 मई 1944 को उनको रिहा कर दिया गया था। फिर चर्चिल गांधी जी की रिहाई के बाद कहता है, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। चर्चिल ने कहा गांधी जी इतने प्रभावशाली थे। सब क्या कहते हैं ना यार, जो नहीं पढ़े रहते हैं गांधी जी, वो अगर पढ़ लेगा कोई नहीं इतिहास, तो अपने स्वतंत्रता सेनानी चाहे कोई भी हो, ए टू जेड, जिसने एक अगर मतलब डंडा भी चलाया हो तो उसके बारे में उसको सलाम ठोकेगा, ये जानिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे थोड़ी माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा वन मैन क्या कहते हैं कि यह एक आदमी पूरी फोर्स के बराबर है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब आगे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। देखिए इसमें शॉर्ट में लिखा है, लेकिन थोड़ा सा हम सुभाष जी के बारे में जान लेते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो उनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक, याद रखिएगा, एक मिल गया क्वेश्चन। तो 23 जनवरी 1897 को इनका उड़ीसा के कटक में जन्म होता है और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि करते हैं। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा मतलब ICS उत्तीर्ण करते हैं। ICS अधिकारी थे भाई, मजाक नहीं था। फिर बाद में ये क्या होता है कि ये इस पद से इस्तीफा देते हैं। 1938-39 में देखें पीछे की कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। 39 में अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे देते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और जर्मनी चले जाते हैं 1941 में। फिर 1943 में क्या होता है कि वहाँ पे अब आगे मिलेगा वैसे ये सारी कहानी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की मतलब गठित करते हैं और फिर नेताजी के नाम से इनको स्मरण किया जाता है। सब कुछ देखते हैं अभी। 1948 में ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं, जो हम लोग देखा। ठीक, और शांति निकेतन में इनको देश नायक की उपाधि कौन दिया था? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे। क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है और किसी एग्जाम में पूछा है। फिर महात्मा गांधी जी ने इनको देशभक्तों का देशभक्त कहा है और सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। जर्मनी में ये द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा देते हैं। इसकी स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की। रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी का कमान संभालते हैं और सुभाष चंद्र बोस को इसकी कमान देते हैं। ठीक, इनके लिए आमंत्रित करते हैं। तो इसका देखते हैं थोड़ा। अब होता ये है कि जब ये जर्मनी चले जाते हैं तो 1941 के अंत में जर्मन तानाशाह जो था क्या नाम था उसका, एडोल्फ हिटलर ने जो ये आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता देती है और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति भी दे देता है। 42 में सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी का जो जनरल था वो इरविन रोमेल से उत्तरी अफ्रीकन अभियान का दौरा पर पकड़े जाता है और जो जितने पकड़े गए भारतीय युद्धबंदी थे 10,000 सैनिक, उन सैनिकों को उनका गठन करते हैं। ठीक, फिर इसे ही कहते हैं द फ्री इंडियन लीजन कहा गया था जब गठन किए गए थे। आज़ाद हिंद फौज के जो मूलतः कप्तान कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। ये भारतीय सेना के अफसर थे। ठीक, जब भारतीय सेना पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह जापानियों के साथ हो जाते हैं और जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह का सुपुर्द कर दिया तो क्या होता है कि ये लोग आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगते हैं। फिर 1941 में मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जो थी उसमें जापानी सेना पराजित होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं, सब मिलेगा वैसे। अब फिर क्या होता है कि जो इस टुकड़ी का अंग्रेज लेफ्टिनेंट था कर्नल A.V. पैट्रिक नाम था इसका, ये जापान युद्धबंदियों को जब ये अंग्रेजी सेना जापान से पराजित हो जाती है तो क्या होता है कि ये जापानी युद्धबंदी सारे पकड़े जाते हैं। तो जो फिर यहीं बैंकॉक में एक सिख थे, उनका नाम था ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो ऊपर देखे हम लोग, वो कैप्टन मोहन सिंह और जो इतने युद्धबंदी थे उसको जापान के मित्र का दर्जा दिया था। यहीं पे जापान के मेजर मतलब फूजीवारा थे और ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व के लिए उत्साहित किया था। ठीक, और देखते हैं फिर कि सिंगापुर में, एक मिनट कहाँ गया ये, हाँ यही गायब हो गया था यार, मिल गया। चलिए, तो फिर क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो पहला डिवीज़न का औपचारिक रूप से गठन सितंबर 1942 में होता है।
कैप्टन मोहन सिंह प्रथम सेनापति थे। और ये 4 जुलाई जो लिखा है 4 जुलाई 1943 को यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। ओह सॉरी, क्या बोल दिया मैं यार, 4 जुलाई को नहीं, ये तो 21 अक्टूबर को हुआ था, ये लाइन पढ़ दिया मैं। ये हुआ था 4 जुलाई 1943 को। रास बिहारी बोस ने इनको आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। उसके बाद सिंगापुर में अस्थायी सरकार सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन फिर इनको जब 4 जुलाई 1943 को सौंपा, मतलब ये नेतृत्व किए थे सुभाष जी, तो उसके बाद क्या होता है कि तो सिंगापुर जो था वो ब्रिटिश मलय का अंग था। सिंगापुर द्वीप जो ब्रिटिश मलय का अंग था, इसमें मतलब कई पार्ट में बटा था ये। फिर आगे देखते हैं कि इंडियन नेशनल सिपाही जो थे आर.के. सहगल, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इनको नवंबर 1945 में फांसी की घोषणा की। क्या हुआ कि जब ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, सैनिकों को आह्वान करते हुए कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपना शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज को नमस्कार करने का ढंग था, जो आज हम करते हैं, जय हिंद। आज यह सारे देश का नारा हो गया है। जय आज़ाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। और फिर आपका क्या होता है कि इन्हीं लोग को 3 जो हैं आर.के. सहगल जी, शाहनवाज जी, गुरबख्श सिंह ढिल्लो जी, इन लोगों को नवंबर 1945 में फांसी, दिल्ली में मुकदमा, दिल्ली लाल किले का मुकदमा चलाया गया और फांसी देने के लिए वो किया गया, ठीक। और राशिद अली इनके साथ पकड़े गए थे। वो अकेले जो थे उनको 7 वर्ष की कारावास का मतलब दंड दिया गया था। इनके बचाव में कांग्रेस की जो समिति गठित हुई थी, उसकी भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में टी.बी. सप्रू, के.एन. काटजू, अरुणा आसिफ अली, ये लोग थे जो इनके वकील थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, के.एन. काटजू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे इसमें, ठीक। फिर क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना के पक्ष में इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यालय की जो बैठक हुई थी उसमें बहुमत प्राप्त किया था, ठीक। और वेवेल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करके मृत्युदंड को माफ़ कर दिया था इन लोगों के। फिर इंडियन नेशनल आर्मी का प्रथम देखें कैप्टन मोहन सिंह थे। इंडियन नेशनल आर्मी का प्रधान मुख्यालय 1944 में सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर, रंगून म्यांमार में, ठीक है, उसमें वर्मा था। फिर आगे देखते हैं कि द फ्री इंडिया लीजन सेना ये बनी थी, सुभाष चंद्र बोस जी बनाए थे। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी, और इसकी जो मतलब एक महिला टुकड़ी थी उसमें, उसका नाम था, मतलब सॉरी, एक रेजिमेंट मतलब कई रेजिमेंट का नाम था। उस रेजिमेंट में ये नेहरू, उनका नाम था यार, नेहरू जी के नाम से था। सुभाष चंद्र जी की इसी रानी लक्ष्मीबाई के रेजिमेंट के नाम से था महिला टुकड़ी का। ये लक्ष्मी सहगल इसकी हेड थी, ठीक। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को। उसके बाद 7 वर्ष की सज़ा मिली अकेले राशिद अली की, वो देखे हम लोग हैं। वेवेल योजना जून 1945 में आती है। शिमला सम्मेलन जुलाई 1945 में होता है, ठीक। आपका नौसेना विद्रोह कब होता है, तो फरवरी 1946 में होता है। उसके बाद आता है जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना, जवाहरलाल नेहरू जी देते हैं, पढ़े हैं हम लोग। फिर नौसेना जो विद्रोह होता है उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, भारत की एकता समूहीकरण के लिए, और अध्यक्ष इसका पैंथिक लॉरेंस था, देखेंगे इसको अच्छे से। होता है कि ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो वहाँ पे गठन हुआ था, इटली प्रधानमंत्री बना। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी, मतलब नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी, ये लिखे ना नौसेना विद्रोह, इसमें इसके बाद 19 फरवरी आपका 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। और भारत का जो सचिव था पैंथिक लॉरेंस, इसने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया था। फिर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है।
24 मार्च 1900। इसका अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस था, ठीक। और दो अन्य सदस्य जो थे वो, क्या नाम था उनका, एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री था। और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स था, यह अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का, ठीक। और कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। प्रांतों को अ, ब, स 3 श्रेणियों में बांटने का वो किया था, संघीय स्वरूप मतलब फेडरल देने के लिए इसने कहा था। फिर इसने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की थी और इस प्रस्ताव में भारत की एकता बनाए रखी गई और पाकिस्तान लीग यानी मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी इसमें, ठीक। और फिर ये लिखा ना, डिनाई पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी। फिर भारत एक संघ होगा, ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी। संविधान निर्मात्री संस्था, ये मतलब संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी, ठीक है। ये लिखा है, संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय ये देशी रियासतें के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी इसमें प्रांतों के पास होगी, ऐसा कहा गया था। फिर क्या हुआ था, गांधी जी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन से सहमत थे। उस समय की यह उत्कृष्ट योजना थी। गांधी जी सहमत थे और कहा था कि गांधी जी ने कहा यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना है, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि 46 में, कैबिनेट में 46 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठित होता है और अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव देते हैं सब, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभागीय भारतीय सदस्य द्वारा धारण किए जाने थे, ऐसा था। ये वार्ड इलेक्शन कमेटी थी, सभी विभागों भारतीय नेताओं द्वारा कैबिनेट मिशन में करना था ये। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो वो अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक। अब संविधान सभा, ये इतना चैप्टर खत्म, संविधान सभा आता है। तो संविधान सभा से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये बताएं, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद। सुभाष जी को याद करिए, जय हिंद बोलिए।